अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, 3 मुख्तलिफ खबरें हैं जो इस वीलॉग के अंदर आपके साथ शेयर करनी है। इमरान खान साहब का जलसा, मरियम नवाज़ का जलसा और उसके बाद ये जो एक मुबैना ऑडियो सामने आई है बुशरा बीबी की और अरसलान खालिद की, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। मुबैना का लफ्ज़ मैं साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ अभी तक इसके, लेकिन सबसे पहले ज़रा इमरान खान साहब के जलसे के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि 3 खबरें हैं। मैं ज़्यादा तफसील से इस मरतबा बात नहीं कर सकूंगा। वील कीप इट शॉर्ट ताकि क्रिस्पी रहे और आप भी जो है वो बोर ना हो। सो मैं ज़रा तेज़ी से इस सारी चीज़ के थ्रू गुजरूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जनाब जो जलसा था, अच्छा जलसा था, अच्छी आवाम आई भी थी। 25-26 तारीख को मई में जो हमने सूरत हाल देखी थी, आंसू गैस, लाठी चार्ज, शेलिंग वगैरह, वो आज नहीं था, पुरअमन तरीके से हो गया। सबसे अच्छी बात मेरे लिए ये थी, इसमें सबसे अच्छा जो पॉजिटिव था वो ये था। इस मरतबा क्राउड अच्छा वो लेकर आए। मैं ये कह सकता हूँ कि उसको एक सक्सेसफुल जलसा करार दिया जा सकता है, मैं ये बात ज़रूर कहूँगा। अच्छा, दूसरी बात ये, वैसे जो इमरान खान साहब की तकरीर है उसके अलावा जो कुछ इंसिडेंसेस हुए हैं ज़रा उसके बारे में बात कर लें। एक तो शदीद बदनज़मी देखने में आई, ख़वातीन का जो इंक्लोजर जो नॉर्मली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टेज के बिल्कुल सामने होता है, उसके अंदर जो है वो मर्द हज़रात जो है वो जो सारी खारदार तारें थी उसको फलांग के उस साइड के ऊपर आ गए। काफ़ी हब्बड़ दब्बड़ वहाँ पे मच गई, अजीब सा एक बदनज़मी का माहौल था। और उसके बाद सिर्फ ये नहीं बल्कि क्राउड जो है वो मीडिया के कंटेनर की तरफ भी आ गया, उसके ऊपर भी चढ़ गया, तो उनको भी फिर वहाँ से उतारा गया। ख़वातीन जो मीडिया वर्कर्स थी उनके साथ बदतमीज़ी की गई। वहीं वहाँ पे कई सहाफ़ियों ने एक्चुअली कंटेनर से छलांग लगा के जो है वो अपनी जान शान वगैरह भी बचाई। और उसके बाद में इतलात हैं कि मीडिया के कंटेनर की तरफ जो है वो पथराव भी किया गया है। इस तरह की खबरें भी आई हैं। इसके अलावा 2 इंसिडेंसेस और हुए। एक तो जो वॉक थ्रू गेट था, एक शख्स के पास से पिस्तौल बरामद हुआ 9mm का, और एक और शख्स से जो है वो 30 बोर का असलहा जो है वो बरामद हुआ। वज़ीर खान नाम उसका बताया जाता है। इन दोनों को जो है वो वहाँ पे रोक लिया गया था। तो एक तो इंसिडेंसेस ये हुए। उसके बाद इमरान खान साहब की जो तकरीर थी 9:08 के ऊपर शुरू हुई, 10:19 के ऊपर ये ख़त्म हुई। 1 घंटे से भी लंबा ये खिताब था। और इंटरेस्टिंगली जब ये खिताब शुरू हुआ तो वो इतना लंबा था कि इधर लाहौर के अंदर मरियम नवाज़ जो हैं वो स्टेज के ऊपर आई हुई थी और गालबन शायद वो इंतज़ार कर रही थी कि इमरान खान साहब की तकरीर ख़त्म हो तो फिर वो तकरीर शुरू करें। तो एक्चुअली चैनल्स के ऊपर दोनों इकट्ठे एक ही वक्त में शो हो रहे थे। इमरान खान साहब तकरीर कर रहे थे और मरियम नवाज़ स्टेज पे आ चुकी थी और वो इंतज़ार कर रही थी। उसके बाद काफ़ी देर जब उन्होंने इंतज़ार किया तो उसके बाद उन्होंने भी अपनी तकरीर शुरू कर दी। बट सबसे पहले हम ज़रा इमरान खान साहब की तकरीर के ऊपर आते हैं। एक तो जी उन्होंने डायरेक्टली मतलब जो अपनी तकरीर के आगाज़ के अंदर ही जो कंट्रोवर्शियल बात की, वो उन्होंने सबसे पहले मीर जाफ़र के हवाले से जो है वो उन्होंने जिक्र किया कि जी यहाँ मीर जाफ़र ने साजिश की और इलेक्टेड हुकूमत को हटाया और सिलेक्टेड को मुसल्लत किया। अब ज़्यादातर तज्ज़ियाकार यही समझते हैं कि जब ये मीर जाफ़र की बात करते हैं तो ये फ़ौज के सिपह सलार की तरफ एक्चुअली इशारा कर रहे होते हैं। तो उनकी तरफ ही इन्होंने सबसे पहले बात की। उसके बाद उन्होंने बार बार जो है वो सवाल किया कि जी मैं सारे इदारों से जो है उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि ये अवाम चोरों की हुकूमत को कबूल नहीं करेगी। अब सारे इदारे कौन से हैं? ज़ाहिर बात है ये फ़ौज और अदलिया की बात कर रहे हैं और आगे चल के अपनी तकरीर के दौरान जो डिस्कशंस हो रही हैं वो भी अदलिया और फ़ौज के हवाले से ही हो रही हैं। उसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने सवाल किया कि जी जैसे ही उन्होंने कहा जी जैसे ही नवाज शरीफ का एहतसाब शुरू होने लगता है तो ये बाहर भाग जाता है। अब भाई आपकी हुकूमत थी, आप मुल्क के वज़ीर आज़म थे, आपके होते हुए जो है नवाज शरीफ बाहर गया है, किसको क्रेडिट दिया जाए इस चीज़ का? आपको ही जाएगा और किसी को नहीं जा सकता। या तो आप आज बता दें अगर कोई और शख्सियत थी, कोई और इदारा था, कोई और हस्ती थी जिसकी वजह से नवाज शरीफ बाहर गए तो वो भी खुल के बता दें। लेकिन आपके होते हुए ही नवाज शरीफ बाहर गए थे तो आपका ये आर्गूमेंट फ़िलहाल स्टैंड नहीं करता। उसके बाद जी उन्होंने कहा कि हमें इस मुल्क की फ़ौज की ज़रूरत है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इदारों से सवाल किया कि इन डाकुओं को क्यों मुसल्लत किया। सो बेसिकली वही जिस तरह बात आ गई ना कि ये बेसिकली इदारों के ऊपर तनकीद इस बात की कर रहे हैं कि जनाब आप लोग जो हैं वो इनको लेकर आए हैं, इनको लाने वाले आप लोग हैं। मैंने क्या करप्शन के ख़िलाफ़ अकेले ठेका उठाया हुआ है? क्या ये मुल्क आपका नहीं है? क्या ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने ये सब कुछ करना है? मैं अदालतों से पूछता हूँ कि मुल्ज़िम जो है वो कभी आपने देखा है कि मुल्ज़िम ही जो है वो गवाह बन जाए? मेरा अल्लाह जो है वो आपसे पूछेगा कि मेरी ज़मीन पर इंसाफ कायम हुआ या नहीं। अब ये बेसिकली ये टैक्टिक क्या है? ये बेसिकली अदलिया के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है ताकि अदलिया इमरान खान साहब की इन स्पीचेस के इतने ज़्यादा प्रेशर के अंदर आ जाएं ताकि कल को जो है वो जब कोई फ़ैसले करने हो तो इनके प्रेशर के अंडर आके जो है वो फ़ैसले करें। बेसिकली कोशिश जो है वो इस चीज़ की है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी मैं आपसे पूछता हूँ कि इनको NRO 2 क्यों दिया गया?
और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि क्या आपको सुओ मोटो नोटिस नहीं लेना चाहिए था। मुझे ये नहीं समझ आती है सुओ मोटो नोटिस के पीछे आप क्यों जाते हैं भाई, पिटिशन फाइल कर दें जाके। कोई अगर मामला है, कोई चीज़ है, आप एक पिटिशन क्या है, कागज़ ही बनाना है ना आपने, उस कागज़ के ऊपर एप्लीकेशन फाइल करें, जाए जाके उसको फाइल कर दें वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आप सुओ मोटो नोटिस के पीछे क्यों छुपते हैं बैठ के, ताकि कल को अगर आप केस हार जाएं तो कम से कम आप ये ना कह सके कि जनाब मैं केस आ रहा हूं। आप ये कहेंगे हाँ सुओ मोटो नोटिस लिया था, चलो उसमें से निकल गया। असल जो इसके पीछे एक जो पॉलिटिकल टैक्टिक होता है ना, वो ये होता है। फिर उन्होंने कहा कि जी मैं न्यूट्रल से भी सवाल पूछता हूं कि ताकत आपके पास है, कैसे आपने इन लोगों को मुल्क पर मुसल्लत होने दिया। वही फौज से बेसिकली बार बार सवाल है कि जी फौज के होते हुए जो है वो ये सब कुछ हुआ है और इन्होंने जो है वो इनके ऊपर मुसल्लत कर दिया। तो इमरान खान साहब की वो पूरी वो जो तक 1 घंटे से ऊपर की जो स्पीच थी उसमें रेपिटेटिव बातें हैं, हम कई दफ़ा पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसमें कोई नई चीज़ नहीं थी। ये लुबे लुबाब जो था ना वो ये सारा कुछ था, और ये हार्डली मैंने 3 से 4 मिनट के अंदर जो है वो आपके सामने सारा पेश कर दिया कि असल कहानी जो थी वो ये थी। अच्छा, अब आ जाए मरीम नवाज के ऊपर। मरीम नवाज ने जो है वो जनाब पीपी 167 जो नज़ीर चौहान का बेसिकली हल्का है, वहाँ पे जाके उन्होंने ये स्पीच की, और शाइस्ता परवेज़ मलिक, अली परवेज़ मलिक, वो लोग भी उनके साथ स्टेज के ऊपर मौजूद थे। नज़ीर चौहान आप जानते हैं पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर जो है वो इलेक्ट हुए थे, बाद में जहांगीर तरीन ग्रुप के अंदर चले गए थे। जहांगीर तरीन ग्रुप के अंदर होते हुए शहजाद अकबर के ऊपर इन्होंने बड़े संगीन किस्म के मजहबी किस्म के इल्ज़ाम लगाए थे, तो उस वक्त इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया था और उसके बाद ये वापस पीटीआई के अंदर आ गए थे। फिर दोबारा इनका सॉफ्टवेयर करप्ट हुआ तो ये वहाँ से निकल गए, फिर दोबारा ये मुस्लिम लीग नून की तरफ आ गए और इस मरतबा उनको टिकट मिला। और मरीम नवाज जो हैं वो ज़ाहिर, अच्छा मरीम नवाज की जो ये इंतखाबी कैंपेन है उसकी एक और बहुत बड़ी वजह यह है कि वो इलेक्टेड नहीं है। वो इलेक्टेड नहीं है तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से वैसे तो कोई और जो है वो पार्टिसिपेट कर नहीं सकता, लीड कर नहीं सकता कैंपेन को, तो वो ये आ गए। अब मेरा यहाँ पे ये सवाल है कि मरीम नवाज तो चले अनइलेक्टेड है, ये शाइस्ता परवेज़ मलिक और अली परवेज़ मलिक ये तो इलेक्टेड हैं, ये दोनों इस वक्त MNAs हैं, तो ये उस स्टेज के ऊपर क्या कर रहे थे इस इलेक्शन कैंपेन के अंदर, ये दोनों क्या कर रहे थे, ये मेरा एक सबसे बड़ा सवाल है। इस ज़हन में रखिएगा कि इस हल्के के इन दोनों का ताल्लुक जो है उनका भी इसी हल्के से ताल्लुक भी है, लेकिन फिर भी ये दोनों इलेक्टेड MNAs हैं। एक बात। अच्छा, दूसरा जो मरीम नवाज के चंद पॉइंट्स से ज़रा उसको डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि जी सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि एक जलसा यहाँ हो रहा है, कई जलसे बाहर हो रहे हैं। एक जलसा वो भी देखा जो इमरान खान कर रहा है, पूरे पाकिस्तान से इतने लोग इकट्ठे नहीं कर सका जितना ग्रीन टाउन में इकट्ठे कर लिए। मरीम नवाज साहबा की ये बात गलत है, ऐसी कोई बात नहीं थी। इमरान खान साहब का जलसा बहुत बड़ा था एज़ कम्पेयर टू मरीम नवाज। ये एक हल्के का जलसा था जो ऑब्वियसली एक हल्के की ओरिएंटेड था, तो उसका उसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। इमरान खान साहब ने पूरे पाकिस्तान से लोगों को बुलाया हुआ था, देयर वाज नो कंपैरिजन। तो मरीम नवाज साहबा की ये बात गलत है। उसके बाद इन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, मुझे पता है कि पिछले चंद दिनों में महंगाई हुई है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आलू प्याज के रेट मालूम नहीं करने आई, मैं आलू प्याज के रेट भी मालूम करने आई हूँ, आपके साथ खड़ी हूँ। नवाज शरीफ ने कहा कि अवाम को कहना कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें देखकर दिल खून के आंसू रोता है। अच्छा ठीक है, ये मसाइल हमारे पैदा करदा नहीं है, इन मसाइल से अवाम को निकालना हमारी जिम्मेदारी है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का साथ देना, दिन रात एक करके आपको बहरानों से बाहर निकालना है। अभी शहबाज शरीफ की मीटिंग से निकल कर आई हूँ, शहबाज शरीफ ने कहा है कि आलमी मार्केट में डॉलर की कीमत कम होती है तो 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। आज कीमतें इसलिए बढ़ाई जा रही हैं कि फितना खान मुआहदा करके चला गया था, IMF नाक की लकीरें निकलवा रहा है। अब मेरा यहाँ पे ये सवाल है कि जब ये आप बेसिकली ये बात करते हैं ना कि जी इमरान खान साहब जो है वो IMF के साथ चूंकि मुआहदा करके गए थे और आप उस मुआहदे के अंदर फंसे हुए, आप उस मुआहदे से नहीं निकल आए, आप उस मुआहदे से निकल आए। आप कहे जी हमने नहीं चलना है इस मुआहदे के अंदर, इमरान खान साहब ने गलत मुआहदा साइन किया था, हम इस मुआहदे को इधर ही खत्म करते हैं, नई टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर जो है हम मुआहदा करेंगे। लेकिन आप नहीं कर सकते, नहीं आप नहीं कर सकते। और हकीकत ये है, अब यहाँ पे होती है पॉलिटिक्स बेसिकली। ये आपको ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब ने IMF से मुआहदा किया और इसकी वजह से हम फंसे हुए हैं। वो ये आपको तासुर देते हैं कि जनाब हमें IMF की शराइत कबूल नहीं थी और हमने 10-10 रुपए पेट्रोल डीजल की रेट की जो है वो कम कर दिए और हमने तो आवाम का भला किया। ये दोनों आपसे झूठ बोल रहे हैं, ये दोनों आपसे झूठ बोल रहे हैं। हकीकत ये है कि अगर ये तहरीक अदम एतमाद ना आती, इमरान खान साहब कंटिन्यू करते, तो ये जो कुछ अभी आपको करना पड़ रहा है, और इमरान खान साहब को इस बात का पता होता कि उनकी हुकूमत नहीं जा रही, तो यही सूरत हाल आगे भी चलनी थी, यही IMF का मुआहदा आगे भी चलना था, यही पेट्रोल और डीजल की कीमतें उनको भी बढ़ानी पड़नी थी। कोई और चारा नहीं था हमारे पास। ये हकीकत है कि हमारे पास किसी किस्म का कोई और चारा नहीं था। तो अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो कहते हैं कि जी इमरान खान के IMF के मुआहदे की वजह से हम फंसे हुए हैं, तो भाई बात ये है कि जिस तरह मैंने कहा ना कि इमरान खान भी नहीं निकल सकते थे, तो आप भी नहीं निकल सकते, ठीक है। और अगर वाकई आप इतने होते
तो फिर आप निकलें, आप कहें जी हम IMF की शराइत को मंजूर नहीं करते, ये पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो 100 रुपए और 100 रुपए से भी ऊपर का जो इजाफा हुआ है उसको मत करें। तो महंगाई इमरान खान भी कंट्रोल नहीं कर सकता था और आप भी नहीं कंट्रोल कर सकते थे। आपने भी बेसिकली आवाम को जो है वो ये झूठे ख्वाब बेचे जब आप उस वक्त ऑपोजिशन में थे कि जनाब हम आएंगे ना तो हम पेट्रोल डीजल की कीमतें कम कर देंगे। नहीं हो सकता था। हकीकत यह है कि आपने 2013 से बेसिकली जब पहले आपकी गवर्नमेंट थी तो आपने भी ऑयल को सब्सिडाइज करके उस वक्त आपने भी नुकसान पहुंचाया, आप भी गलत करते थे, इमरान खान साहब भी गलत करते थे। अब आपकी मजबूरी है क्योंकि IMF ने आपको कहा जनाब ये जो सब्सिडियां देना आपने शुरू किया है ना इसको आप बंद करें। ये नहीं हो सकता, मजीद अब ये फॉर्मूला नहीं चल सकता, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाना पड़ी। इकदाम एक्चुअली ये अच्छा है, मैं ये समझता हूं इकदाम अच्छा है, लेकिन ना ये इमरान खान साहब ने लिया, आपने लेट लिया और मजबूरी के तहत लिया। आपने भी मजबूरी के तहत लिया और आपने ये इकदाम 2013 से 18 के दरमियान नहीं उठाया। आपने भी नहीं उठाया जब आप उठा सकते थे। तो आप सब इसके जिम्मेदार हैं। एक बात। उसके बाद आगे चल के उन्होंने कहा कि जी मैं आपसे मदद मांगने आई हूं, साथ दें, इन मुश्किलात से निकाल देंगे। क्या तुम्हें पाकिस्तान ठेके में मिला हुआ था जो ये किया? नून लीग के हुकूमत चैलेंजेस में हमने हुकूमत ली, नून लीग को चैलेंजेस से निपटना आता है। फितना खान कहता है अगर तेल और पेट्रोल की कीमतें मजीद बढ़ेंगी मुआहदा करने वाले को नहीं पता होगा। फितना खान को दुख है पाकिस्तान श्रीलंका क्यों नहीं बंधा? क्योंकि पंजाब को नवाज शरीफ और शेर पर एतमाद है। मेरी बहनों मुझे अंदाज़ा है आपको किचन चलाने में मुश्किलात आ रही हैं, आपकी मुश्किलात ख़त्म करेंगे। अब वही बेसिकली प्रोमिसेस हैं। जाहिर बात है कि इलेक्शन कैंपेन के अंदर आएंगे जी हम आपको इन मुश्किलात से निकालेंगे। निकलते हैं हम मुश्किलात से कि नहीं, ये तो वक्त बताएगा। फ्रैंकली स्पीकिंग हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो ये बेसिकली दोनों साइड्स की जो थी ये पॉलिटिकल स्पीचेस थी, उसके अंदर क्या सही था क्या गलत था मेरे ख्याल में मैंने काफ़ी हद तक आपके सामने जिक्र कर दिया। अब आ जाएं, ये जो मुबैना तौर पे बुशरा बीबी और अरसलान खालिद की एक ऑडियो आई है। गरीदा फारूकी साहिबा सीनियर एंकर पर्सन हैं, वो आज समा टेलीविज़न के ऊपर आई और उन्होंने ये कहा कि जी मैं तस्दीक कर सकती हूँ कि ये ऑडियो बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है। मुझे नहीं पता इस बात का, मैं इसके साथ अभी भी मुबैना का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा और मेरी अब जो भी इसके ऊपर गुफ्तगू हो रही होगी वो इस तनाजुर से ही होगी, क्योंकि गरीदा फारूकी साहिबा का ये कहना है कि जी इसका फोरेंसिक भी आप समझें कि हो चुका है और ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा वैसे कई सीनियर सहाफ़ी जो है ना वो ये बात बार बार ये कहते भी रहे हैं, सलीम साफ़ी साहब और भी कई सीनियर सहाफ़ी ये कहते रहे हैं कि ये बेसिकली जो डिजिटल मीडिया के ऊपर जो कैंपेन चलती है वो उसको पीछे से कंट्रोल जो है वो बुशरा बीबी करती हैं और अरसलान खालिद के ज़रिए। अरसलान खालिद कौन है? अरसलान खालिद बेसिकली इनकी डिजिटल टीम का हेड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और सारे जो मामलात हैं ना वो ये देखता है। और जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे तो तब भी उनका डिजिटल मीडिया जो है वो यही हैंडल करते थे। अब इस ऑडियो के अंदर बेसिकली अगर तो मैं आपको इसलिए नहीं सुना सकता क्योंकि इसका जो है वो एक कॉपीराइट का भी इशू है, लेकिन जो टेक्स्ट है जो एग्जैक्टली बातें की हुई हैं उसके अंदर अगर मैं उसका लुबे लुबाब पेश करूं तो उसके अंदर यही है कि मुबैना तौर पे बुशरा बीबी की जो आवाज़ है उसके अंदर वो अरसलान खालिद को ये कह रही हैं, बार बार रिपीट करके कह रही हैं कि कुछ भी हो जाए, कोई भी तनकीद होती है हमारे ऊपर, मेरे ऊपर होती है, फरा बीबी के ऊपर होती है, खान साहब के ऊपर होती है, कुछ भी होती है, आपने एक काम करना है, गद्दारी का टैग लगाना है। गद्दारी गद्दारी गद्दारी, ये गद्दार हैं, ये जो कुछ भी कर रही हैं ये गद्दार हैं। अब ये वो चीज़ है, अगर आप मेरा एक्चुअली इमरान खान साहब ने जब 28 मार्च को इस्लामाबाद में जलसा किया था तो मैंने उस वक्त ये बात कही थी कि ये जो उस वक्त इन्होंने ये गद्दारी वाला काम स्टार्ट किया था, तो मैंने उस वक्त कहा था कि ये एक नहायत ही घटिया ट्रेंड है और ये जिस किस्म की चीज़ आप कर रहे हैं आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि इसका कितना नुकसान है। किसी भी सियासतदान के खिलाफ बात करना गद्दारी नहीं होती। गद्दारी सिर्फ उस सूरत में होती है अगर मुल्क के अगेंस्ट की जाए। तो इमरान खान साहब ने अपने आप को लार्जर देन लाइफ का ये जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है ना कि जनाब मैं अनटचेबल हूं, मेरी बीवी अनटचेबल है, फरा गोगी अनटचेबल है, इनको अगर कोई कुछ कहेगा तो जनाब ये गद्दार हैं। ये बेसिकली वो माइंड सेट है जिसके बारे में मैं बार बार आपसे बात करता रहा हूं कि पिछले कई सालों से ये जो लिफाफा गद्दार लिफाफा गद्दार लिफाफा गद्दार, उसका मकसद ही यही है कि अगले को डिस्क्रेडिट किया जाए। अगला अगर आपके बारे में बात करे, अगला अगर आपके ऊपर तनकीद करे तो ठक करके ये दो लेबल बस इस्तेमाल करें, सब जो है दाग धुल जाएंगे। असल मकसद ये है। उसके अंदर वो ये भी कह रही हैं कि जी वो अलीम खान है या कोई भी है, वो मेरे ऊपर अगर कोई बात करते हैं, कुछ कहते हैं, ठक गद्दारी गद्दारी का लगाएं, गद्दारी का लगाएं। क्योंकि अभी बहुत सी चीज़ें उनका भी ये कहना है कि ये बहुत गंद उछालेंगे, बहुत करेंगे। गंद है तो उछलेगा ना, अगर गंद है तो उछलेगा, अगर गंद होगा ही नहीं तो नहीं उछलेगा। सिंपल इज दैट।
और जो स्टोरीज आ रही हैं, मतलब 5 कैरेट हीरे की अंगूठी की अगर बात होती है, वो हीरे की अंगूठी किस तरह आई, या 400 कनाल से भी ऊपर की ज़मीन जो है वो किस तरह आपके ट्रस्ट के नाम हो गई, मलिक रियाज को क्या फ़ायदे हुए, मलिक रियाज के जो पैसे बाहर से आए वो किस तरह उनको दे दिए गए, ये सारी चीज़ें आखिर वो गांधी है जो उछल रहा है। अब दूसरी बात ये जो गद्दारी वाला टैग है, अगर आप नोट कीजिए, जिसको इनकी ये सोशल मीडिया टीम एक्चुअली प्रमोट करती है, वो आपने फौज तक को नहीं छोड़ा हुआ। आपने इस टैग को लगाने में फौज तक को नहीं छोड़ा, आपने सिर्फ अपने मुखालिफ सियासतदानों को या सहाफियों को नहीं लगाया ये टैग, आपने फौज तक को नहीं छोड़ा। आपने मौजूदा DGISI, आपने मौजूदा आर्मी चीफ, उन तक के ऊपर जो है ये फतवे लगवाए हैं गद्दारी के। और आपको अंदाजा है ये कितना खतरनाक है? ये उतना ही खतरनाक है जिस तरह किसी के ऊपर आप कुफर का फतवा लगा दें। कल को आप लोगों के इस लगाए हुए टैग की वजह से कोई राह चलता किसी को गोली मार दे इस चक्कर में कि जी क्योंकि मैंने देखा है, मैंने पढ़ा है, मैंने एक ई फ्लायर देख लिया था, मैंने चंद ट्वीट्स देख ली थी, मैंने किसी आपके लौंडे लपाड़े का वीलॉग देख लिया था जिसमें वो बैठ के गद्दारी के फतवे लगा रहा था, तो इसीलिए तुझे तो मार देना चाहिए, ठा मारो इसको गोली। इतनी खतरनाक चीज है ये। और दूसरी बात ये, मैंने जिस तरह कहा कि मुबैना तौर पर ऑडियो है, इस हुकूमत को ये अब कई ऑडियोज आ चुकी हैं, मलिक रियाज की एक मुबैना ऑडियो आ चुकी है जिसको वो डिनाई करते हैं, ये वाली एक ऑडियो आ चुकी है। इन तमाम चीजों की भाई प्रॉपर फोरम के ऊपर तहकीकात की जरूरत है। इसको सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल मत करें कि टॉक शोज के अंदर डिस्कस हो, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो और उसके बाद कहानी खत्म। इसको प्रॉपरली इसकी तहकीकात करने की जरूरत है कि ये आखिर ये क्या हो रहा था पीछे। हम लोगों के ऊपर ये गद्दारी के फतवे लगाए गए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से हमारे ऊपर लगाए गए हैं, हमारी फैमिलीज को टारगेट किया गया है। अगर इन लोगों को बताना शुरू करें कि पाकिस्तान के लिए हमारी खिदमत क्या है या हम किस फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, तो शायद इनकी शक्लें जो है ना शर्मिंदगी से नीचे हो जाएं कि आप लगा कौन से फतवे किसके खिलाफ लगा रहे हैं आप। लेकिन सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि यार ये बोलता बहुत है, ये हमारे खिलाफ बोलता है, ये वो सहाफत नहीं करता जो हम चाहते हैं, ये हमारा चमचा नहीं बनता। ये जिस तरह हमारे चमचे व्लॉगर्स हैं, हमारे वो क्या कहते हैं, वो चमचे सहाफ़ी हैं, ये वो वाली हरकतें नहीं करता, तो इसलिए जनाब इसके ऊपर गद्दारी का फतवा लगा दो, इसके ऊपर लिफाफे का फतवा लगा दो। ये सारी चीज़ें यहां से जनरेट करती थी। उसके बाद बुशरा बीबी के बारे में बार बार ये बात कही जाती थी कि जनाब इनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसके अगर तो ये ऑडियो ठीक है तो फिर इसका मतलब है कि उनका सियासत से बड़ा गहरा ताल्लुक था और वो इन तमाम चीज़ों को ऑपरेट कर रही थी, वो इन तमाम चीज़ों को जानती थी। फरागोगी का नाम बार बार पोस्टिंग ट्रांसफर्स के अंदर आ रहा था, तो ये खुद इस ऑडियो के अंदर ये कहती भी पाई जा रही है मुबैना तौर पे कि जनाब मेरी बच्ची। और जारी बात है, सब जानते हैं, ये तो इमरान खान साहब ऑन द रिकॉर्ड ये कह चुके हैं कि जी गोगी जो है वो इनके सबसे क्लोज वो हैं। खबर आ चुकी है कि ऑलरेडी बनीगाला के अंदर जो है इनका नाम चेकलिस्ट से बाहर था, इनको कोई नहीं रोकेगा, इनको घर का फर्द ही कंसिडर किया जाए। तो जब एक शख्स को इस हद तक आपके घर के अंदर एक्सेस शामिल थी, तो उसके जो बाहर के करतूत हैं उसके छींटे आएंगे आपके ऊपर। और अब पता लगता है जिसके अंदर बार बार आप ये कहती हुई पाई जाती है मुबैना तौर पे कि जनाब अगर उसको कुछ कहा, अगर मुझे कुछ कहा, अगर खान साहब को कुछ कहा, ठक गद्दारी का फतवा लगाओ, ठक गद्दारी का फतवा लगाओ। अब समझ आती है कि ये इतना खतरनाक खेल कहां से खेला जा रहा था। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।